अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाथवे टू यूनी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एनटीएस नेट के वर्बल रीजनिंग के टॉपिक के सैम्पल पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और सब्जेक्टिव पार्ट के टॉपिक्स को और उनके एंटी टेस्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं वर्बल एबिलिटी के सैम्पल पेपर की तरफ। तो वर्बल एबिलिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन होते हैं, जिसके अंदर हमें एक गिवन स्टेटमेंट दी गई होती है और उसके फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं। हमने उसमें एक वर्ड चूज़ करना होता है जो बिल्कुल फिट आए उस सेंटेंस के अंदर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? द यंग मैन वॉज क्विकली प्रमोटेड व्हेन हिज एम्प्लॉयर सॉ हाउ ही सॉ। तो नंबर 1 इज इंडिजेंट मतलब पुअर, गरीब। एसिडुअस मीन प्रिजर्विंग यानी टेक केयर करने वाला, हिफाजत करने वाला किसी चीज़ की। और इनडिफरेंट मतलब डिटैच्ड मतलब कि किसी की परवाह ना करने वाला, किसी के साथ अटैच ना हो, उसे कहते हैं एसिडुअस। उसके बाद लेथर्जिक मीन लेजी, सुस्त। तो यहाँ पे इंडिजेंट, पुअर जो है वो वर्ड आएगा। तमाम वर्ड्स जो होते हैं वो कोई ना कोई जब हम सेंटेंस के अंदर पुट करें तो एक डिफरेंट मीनिंग बना रहे होते हैं। हमने ये देखना होता है कि इस सेंटेंस के अंदर बेस्ट मीनिंग बनाने वाला वर्ड कौन सा है जिसको हम पुट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मैनी अदर बर्ड्स द रॉबिन हैज़ बीन कॉल्ड डैश इफ स्प्रिंग्स। सो सबसे पहले हॉस्टेज मीन्स कैप्टिव। हॉस्टेज होता है बंदी बना लेना। कंपास मतलब डायरेक्शन, किसी का रास्ता दिखाना, डायरेक्ट करना। और ऑटोक्रेट का मतलब डिक्टेटर मतलब बादशाह, किंग। और हार्बिनिंजर मतलब साइन, सिंबल। तो कह रहा है बिकॉज इट अराइव सो अर्ली इन द सीजन बिफोर मैनी अदर बर्ड्स द रॉबिन हैज़ बीन कॉल्ड इट द साइन इफ स्प्रिंग्स। तो हार्बिनिंजर जो है हमारा डी राइट ऑप्शन है। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Your tactics many compel me to cancel the contract as the job must be finished on time। तो यहाँ पे डिलेटरी मतलब स्लो, डिले करना किसी चीज़ को। रिपंगेंट मतलब डिस्गस्टिंग, मतलब बहुत इम्प्रॉपर काम हो। ऑफेंसिव मीन अब्यूजिव, अब्यूजिव का मतलब होता है गाली देना या किसी को बुरा भला कहना। अनफेमस मतलब जो फेमस नहीं होता। डिसग्रेसफुल यानी अच्छा काम ना किया हो। तो यहाँ पे इसने स्लो को लिया है, क्यों? यहाँ पे फिनिश ऑन टाइम आ रहा है, तो दैट्स वाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग इज डिलेटरी मीन स्लो। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यू सिट हेयर वाइल आई समथिंग टू ईट। मैनेज कंट्रोल करना, सेट अरेंज करना, अरेंज ऑर्गेनाइज करना, और कुक प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे प्रिपेयर आएगा, आई प्रिपेयर समथिंग टू ईट, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो है डी ऑप्शन आएगा, कुक करना, प्रिपेयर करना। ठीक है, तो इस तरह हमने सेंटेंस को प्रॉपर मीनिंग के अंदर फिल करना होता है। अब एनालॉजीज क्या होती हैं? अगर आपके पास यानी एनालॉजी होती है कि दो चीज़ें होती हैं, उसको अदर चीज़ के साथ कंपेयर करना होता है, और कंपेयर बिल्कुल उस चीज़ के साथ करना होता है जो उसका मतलब बन रहा हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आया है हम फूड एंड स्टमक, तो हमने फ्यूल के साथ जो ऐसा वर्ड लेकर आना होगा जो बिल्कुल वही मीनिंग बना रहा हो, वही बना रहा हो जो फूड और स्टमक बना रहे हैं। तो फ्यूल के साथ हम प्लेन नहीं कर सकते। प्लेन जो होता है वो एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लाई करेगा, उसके अंदर फ्यूल डलेगा, तो ये चीज़ नहीं है। ट्रक के अंदर भी नहीं है। ट्रक एक प्रॉपर चीज़ होती है जिसके अंदर स्टमक भी होता है, जिसके अंदर यानी इंजन भी होता है, जिसके अंदर टायर भी होते हैं, सारा कुछ होता है। तो इंजन होगा वो चीज़, फ्यूल एंड इंजन। जिस तरह फूड होता है, फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्टमक के अंदर वो स्टोर होता है, और स्टमक जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेम फ्यूल है, फ्यूल फूड है, वो स्टोर होगा इंजन के अंदर और वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास सी जो है वो ऑप्शन राइट है। उसके बाद कैट एंड माउस, सेम इसका आंसर बर्ड एंड वॉर्म है, क्योंकि बर्ड जो है वो वॉर्म को खाता है, सेम जिस तरह कैट माउस को खाती है। तो 6 ऑप्शन हमारे पास में ए आंसर है। उसके बाद बीफ एंड काओ, बीफ जो होता है वो उस गोश्त को कहते हैं जो काओ को होता है। सेम इसी तरह शीप और मटन, जो शीप है उसके अगर गोश्त को हम मटन कहते हैं, तो यहाँ पे बी जो हमारे पास राइट आंसर है। तो उसके बाद एंटोनिम्स क्या होते हैं जो हमें ऑपोजिट वर्ड मीनिंग दें। ठीक है, इसमें प्रेस्टिजियस मीन वैल्यूएबल। अब और ऑनर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। ट्रेयर्ड का मतलब होता है रिवर्ड मतलब टेक केयर करना, सेम वही। प्लेटरे का मतलब होता है निग्लिजिबल।
अब यहाँ पे प्रीटीजियस का जो मतलब है वो वैल्यूएबल, यानी कोई चीज़ किसी के लिए वैल्यूएबल है, तो यहाँ पे पेट्रे निग्लिजिबल, किसी की चीज़ के लिए अनइम्पॉर्टेंट होना चीज़, तो हमारे पास इसका ऑप्शन सी है। और ज्यूल का मतलब डायमंड और वैल्यूएबल का मतलब वैल्यूएबल यानी किसी के लिए बहुत ख़ास होना। डिटैच का मतलब होता है किसी चीज़ को सेपरेट कर देना, तो ऑप्शन ए ही आंसर है, सेपरेट यानी डिवाइड कर देना किसी चीज़ को। पैक का मतलब होता है बंडल। बॉटम लाइन मतलब कंक्लूजन निकालना या किसी का एंड होना। उसके बाद स्क्रैच मतलब रब या किसी को खराशना, ठीक है। तो 10 हमारे पास क्या है, एलिवेटेड मतलब राइज करना। एलिवेटर जिसे होता है ना ऊपर लेके जाता है, इसका मतलब होता है राइज करना। और सी जो है हमारे पास, यानी इसका मतलब होता है अंडरग्राउंड, नीचे लेके जाना। तो हमारे पास जो 10 का ऑप्शन होगा वो सी होगा, जिसका मतलब यानी ग्राउंड की तरफ लेके जाना। तो उसके बाद हमारे पास सिनोनिम्स आ जाते हैं। तो सिनोनिम्स क्या है उसमें, बैप्टाइज मतलब डिवाइन और हॉली मतलब प्योरीफाई। तो यानी जो बैप्टाइज होता है उसको भी हॉलीफाई कहते हैं, चूजन फ्रॉम दी गॉड। और हॉली जो होता है वो भी प्योरिटी और चूजन फ्रॉम दी गॉड होता है। तो हमारे पास सिनोनिम होगा। अब सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले, तो हमारे पास सेम मीनिंग जो है वो प्योरीफाई या हॉली बनता है, ठीक है। उसके बाद फ्रेजाइल मतलब ब्रेकेबल और वीक मतलब कमज़ोर, ब्रेकेबल, क्योंकि इसमें भी हमने बेस्ट मीनिंग ही चूज़ करना होता है, बाकी भी काफ़ी मीनिंग बन रहे होते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ग्रेव, सोबर और फ्लैशी। इसका मतलब है, तो फ्लैशी क्या होता है, यानी ऑल ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, सेम वो चीज़ है फ्लैशी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद अब हम एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ जाती है हमारे पास। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस कंप्लीशन है, उसके बाद हमारे पास एनालॉजी, एंटोनिम्स, सुनोनिम्स है, उसके बाद हमारे पास जो है रीडिंग कम्प्रीहेंशन आया। रीडिंग कम्प्रीहेंशन चलते हैं उसमें तरफ। सबसे पहले हमने इस कम्प्रीहेंशन को पढ़ना होता है और उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं, उनके हमने सवाल के जवाब देने होते हैं। इन 1950 सलमान बेग बिगिन हिज ग्रेटेस्ट वर्क, a Pakistani dictionary of the Urdu language. In the preparing the manuscript, he developed 10 years to study of Urdu and its relation to the other language, and 7 more years to writing itself, published in 2 volumes in 1970. 1970 आपने याद रख लेना है। A Pakistani dictionary of the Urdu language has become the recognized authority for usage in the subcontinent. Beg's purpose in the writing it was to demonstrate that the Urdu language was developing distinct meaning and pronunciation for the other of the English Indian Urdu. He is responsible for the advertising simplifying hijab. So question number 1 is one when a Pakistani dictionary of Urdu language published in 1970, तो हमारे पास 1970 जो है उसका ऑप्शन आ जाएगा। According to this passage, which one of the following should be objective of Beg's work? उसका बेग का क्या ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो खुद बता रहा है, पाकिस्तानी डिक्शनरी उर्दू लैंग्वेज बिकम रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी फॉर द यूजेज, यहाँ पे डेवलप डिस्टिंक्ट मीनिंग्स एंड प्रोनाउंसिएशंस फ्रॉम दोज ऑफ इंडियन उर्दू। तो यहाँ पे यानी डिस्टिंक्ट करना, अलहदा करना, टू मेक उर्दू डिफरेंट इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये हमारे पास 16 का आंसर आ गया। 17 अकॉर्डिंग टू द ऑथर बेग्स वर्क ऑन उर्दू मेक इट डिस्टिंक्ट लैंग्वेज इन दी सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। उसका जो मेन मकसद था वो उसका यही था, ठीक है। 18 की तरफ चलते हैं। इन हाउ मैनी वॉल्यूम्स वॉज अ पाकिस्तानी डिक्शनरी ऑफ उर्दू लैंग्वेज पब्लिश्ड, तो वॉल्यूम 2 हमारे पास इसका आंसर था, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो खुद कह रहा है इन 2 वॉल्यूम्स, ठीक है। इस तरह आपने जो पैसेज होता है वो पैसेज गिवन होता है, आपने एक दफ़ा उसको पढ़ लेना है और उसके अंदर आंसर्स होते हैं, फिर आपने उसके आंसर्स ढूंढने हैं। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन आ जाता है, उसके बाद सेंटेंस लिखने के बाद एनालॉजीज आ जाती हैं। एनालॉजीज भी आपको पता चल गया किस तरह की होती हैं। उसके बाद एंटोनिम्स आ जाते हैं, उसके बाद आपके पास सिनोनिम्स आ जाते हैं और उसके बाद आपके पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन आ जाती है। इस तरह आपका एक इंग्लिश का पास पेपर हमने मुकम्मल कर लिया। इसी तरह ही पैटर्न जो है वो NTS नेट के अंदर होगा। तो आने वाली वीडियोस में हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग और सब्जेक्टिव पार्ट के पास पेपर्स को भी डिस्कस करेंगे।